वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज यहाँ पर्टिकुलरली इस सेशन में आप लोगों का डिस्कस करने जा रही हूँ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तुम्हारा मेजरली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। इन्हीं तीनों कंपोनेंट में पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारी डिवाइडेड होती है। Hello everyone, welcome back to Pharmacy India. I hope you all are doing very well. आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग अपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज यहाँ पर्टिकुलरली इस सेशन में आप लोगों का डिस्कस करने जा रही हूं मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम सभी लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रिपेयर करके रख ली है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। अगर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, तो देखो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तुम्हारा मेजरली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट में? पहला कंपोनेंट तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो तुम्हारे पास में क्या होता है मैम? दूसरा कंपोनेंट हमारे पास में टाइट्रेशन होता है। और थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास में होता है दैट इज योर क्रोमेटोग्राफी। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं तीनों कंपोनेंट में क्या होगा, इन्हीं तीनों कंपोनेंट में पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारी डिवाइडेड होती है, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों का बहुत ही डिटेल में हो चुका होगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर अब क्या क्या आता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर बहुत सारी टेक्निक आती है, जैसे आपका आ गया यूवी, आपका आईआर, एनएमआर, मास, ईएसआर। ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, जिससे हर साल सवाल बनता है। फिर चाहे वो तुम्हारा जीपैट हो, चाहे वो तुम्हारा फार्मासिस्ट हो, चाहे वो तुम्हारा ड्रग इंस्पेक्टर हो, हर बार यहां से सवाल बनता ही बनता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है तुम्हारा यूवी, आईआर, एनएमआर। ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है। और ये टेक्निक आपकी प्रिपेयर कैसे होंगी? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होती है आपकी थ्योरी पढ़ना। इतने अच्छे से इतने एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा ब्रश अप होना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज आए, कहीं से भी सवाल बने, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? पहले तो पूरी की पूरी थ्योरी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर तुम में से कोई भी थ्योरी भूल रहा है, अगर तुम्हारी थ्योरी बहुत ढंग से प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो भैया पहले तो अपनी थ्योरी प्रिपेयर कर लो। थ्योरी को प्रिपेयर करने का सबसे इजी और सबसे आसान तरीका, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपके नोट्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए। नोट्स के साथ साथ आपने बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर की होनी चाहिए। थ्योरी जैसे ही आपकी डन होगी, जैसे को कॉन्सेप्ट समझ आया। अच्छा, अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही हो, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। आप नाम बस टीम को मेंशन कर दो कि मैम से डाउट पूछना है, आपके साथ में मेरे को कनेक्ट कर दिया जाएगा। कितने सारे बच्चों को मैंने डाउट्स बताए भी हैं, फोन पे भेजे हैं मैंने। तो यहां से आप अपनी थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हो। जिन बच्चों की थ्योरी प्रिपेयर हो गई, इमीडिएटली करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन नेवर कमांड ऑन एनी टॉपिक। तो अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे कमांड करनी है, तो पहले तो तुम्हें उसकी थ्योरी आनी चाहिए, थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये दोनों चीजें तुमने कर रखी हैं, तो बेटा बस फिर दैट इज इट, तुम्हारा वो टॉपिक खत्म। थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूं और अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और अब तुम लोग मेरे साथ करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज और कल हमारे पास में बेसिकली हम हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लाने वाले हैं। अभी तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, आगे चल के टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, हर चीज के आपके बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पर यूवी, एनएमआर, आईआर, मास, ईएसआर, इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस होंगे, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बेटा, पहले से बता दे रही हूँ। एक एक करके सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास में है, इजी सा सवाल है, यहाँ पे आईआर से दिया है ये सवाल तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम? यानी कहने का मतलब ये है, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें आईआर एक्टिव होने वाला है? ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से बता दो, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? विच इज आईआर एक्टिव? मुझे ये भी बताइएगा कि आईआर एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है। व्हाट इज द कंडीशन टू बी आईआर एक्टिव? एंड आईआर इनएक्टिव के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है?
देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईआर एक्टिव होने के लिए हमें चाहिए होता है डायनेमिक डायपोल मूवमेंट। अगर डायनेमिक डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है हमारे पास में तो मॉलिक्यूल कैसा होगा मैम? मॉलिक्यूल हमारा होगा आईआर एक्टिव। और अगर डायनेमिक डायपोल मूवमेंट जो है वो हमारा एब्सेंट है, यानी अगर डायनेमिक डायपोल मूवमेंट नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? तो मैम मॉलिक्यूल जो होगा आपका वो हो चुका होगा इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ देखो, देखो I2 यानी ये रहा I, ये रहा I, क्या यहाँ पे कोई डायनेमिक डायपोल मूवमेंट है? इज देयर एनी डायनेमिक डायपोल मूवमेंट? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इज देयर एनी डायनेमिक डायपोल मूवमेंट? नहीं है मैम। देखिए ना, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है तो डायनेमिक डायपोल मूवमेंट भी नहीं होगा। हटाओ, Cl2 F2 में है? बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे वो बच्चे जिन्होंने ए आंसर दिया है। जो भी बच्चा ए दे रहा था बिल्कुल सही है, CO2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मैम डायपोल मूवमेंट तो इसमें पाया नहीं जाता, देयर इज नो डायपोल मूवमेंट। बहुत सारे बच्चों का भाई इसमें यहाँ पे डाउट है कि मैम मूवमेंट तो नहीं होता है इसमें। ये है तुम्हारा CO2, ये इधर डायरेक्शन होगा, ये इधर अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन कैंसिल आउट होंगी, डायपोल मूवमेंट तो नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा तुमने ध्यान से शायद देखा नहीं, मैंने अभी लिखा था डायनामिक डायपोल मूवमेंट। तुमने शायद देखा नहीं, मैंने लिखा था डायनेमिक डायपोल मूवमेंट। और याद करो मेरी आईआर की क्लास जिसमें मैंने तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे, कैसे डायनेमिक डायपोल मूवमेंट देखेंगे। और CO2 में डायपोल मूवमेंट तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहां प्रेजेंट होता है डायनेमिक डायपोल मूवमेंट। एंड ड्यू टू दिस डायनेमिक डायपोल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन एक्टिव होता है, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? आईआर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, बेंडिंग मोड यहाँ पे एक्टिव होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग शोज एब्जॉर्प्शन बैंड इन वेव नंबर रेंज 1710 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक कौन वेव नंबर बेसिकली शो करता है? कौन सा ग्रुप आता है? हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, CH या फिर NH? इसका आंसर दीजिए। चलो जी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चों के सही आंसर मिलने चाहिए मुझे, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। 1710 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है? बहुत बढ़िया, जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चा, शाबाश। कार्बोनिल ग्रुप, तो जितने भी हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होगी? जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे मैम उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 1710 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना? तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लेना पहले तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर ध्यान से देख लो बच्चा, नॉट लिखा हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ड्राइव मैकेनिज्म इन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, यानी FTIR टेक्निक के बारे में पूछा गया है। चलो जी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना पहले। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बता दो मुझे। मूवमेंट ऑफ मिरर टू ऑब्टेन अ सेटिस्फैक्टरी इंटरफेरोग्राम, या acquire a good interferogram pattern, या allow 50% of the beam to pass, or keeping the speed। तो यहां जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इट अलाउज 50% ऑफ द बीम टू पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी मैकेनिज्म की, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अलाउ द 50% ऑफ द बीम। बहुत इंपॉर्टेंट है FTIR के लिए, ये क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में बन सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा टफ तरीके से है, तो क्वेश्चन को टैकल करना सीखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? देखो यहाँ पे 4 तुम्हें रेंजेस दी हुई हैं, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस दी हुई हैं और तुमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रेंज बिल्कुल सही दी है। बाकी ऑब्वियस सी बात है 3 रेंजेस ऐसी होंगी जो तुम्हें गलत दी हैं, आपको सही वाली फाइंड आउट करनी है कि कौन सी रेंज यहाँ बिल्कुल सही है। बताइए, जिस बच्चे को रेंजेस याद है वो तुरंत बता देगा। चलो जी जल्दी जल्दी से बता दो, मुझे अलग अलग आंसर नहीं मिलने चाहिए, बिल्कुल भी अलग आंसर नहीं मिलने चाहिए, बच्चों के सेम आंसर रहने चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए। देखो जी
यहां पर जो तुम्हें सही रेंज दी है वो है ये, यानी जो नियर आईआर की रेंज होती है वो 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर की होती है। बिल्कुल सही बात है ये। बाकी तुम्हें मिड आईआर की ये जो दो रेंज दी हुई है, दोनों के दोनों रेंज बिल्कुल गलत है भाई। 50 से 100 पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ये 2.5 से 5 बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ये 50 दे रखा है। 50 में कैसे कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है? काट दो इसको। मिड की 0.8 से 2.5 नहीं, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ये है कि नियर आईआर की जो होगी वो 0.8 से 2.5 तक रहती है, राइट? नियर आईआर की, मिड आईआर की पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सही आंसर दिया है बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी जिन्होंने ऑप्शन दिए हैं बेटा आपको रेंजेस याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इसी बात में मुझे जरा आईआर की कंप्लीट रेंज बताइएगा। आईआर की कंप्लीट रेंज क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स में? बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो। आईआर की कंप्लीट रेंज क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, पूरे आईआर की? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या रहता है? कंप्लीट आईआर की रेंज हमारी रहती है इन द सेंटीमीटर इनवर्स। यस, बहुत ही बढ़िया। 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स इज द रेंज इन आईआर। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो, है ना? याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं। अगर तुम्हारे दोस्त हैं बहुत सारे, दोस्तों में आपस में पूछा करो कि यार चल भाई बता आईआर की रेंज क्या थी। बता दिया एक दोस्त ने, फिर दूसरे दोस्त ने पूछा अच्छा ये बता फंक्शनल की क्या थी, फिंगरप्रिंट की क्या थी, बता दिया। फिर ये सवाल पूछा कि अच्छा ये बता CO2 में एक्टिव है कि नहीं है, वाटर में एक्टिव है कि नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल पूछा करो अपने दोस्तों से, मजा आता है और मजे मजे में रिविजन भी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ नर्स्ड ग्लोअर और नर्स्ड फिलामेंट? इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल है। इनमें से कौन नर्स्ड ग्लोअर का कंपोजिशन नहीं होता? ऑक्साइड्स ऑफ जर्कोनियम, ऑक्साइड ऑफ सोडियम, ऑक्साइड ऑफ यट्रियम, ऑक्साइड ऑफ थोरियम। याद रखना मैंने मेटल्स बहुत डिटेल में आपको बताए थे। बता दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जो हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर होगा दैट वुड बी बी, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे नॉट पूछा गया था। आपका जर्कोनियम भी अवेलेबल होता है, यट्रियम भी अवेलेबल होता है, थोरियम भी अवेलेबल होता है, सब पाए जाते हैं, बस हाँ सोडियम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ गोले सेल विच इज यूज्ड एज अ डिटेक्टर? देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ डिटेक्टर हम गोले सेल का यूज करते हैं। अब वो जो गोले सेल का हम यूज कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है? ये रहे आपके चार ऑप्शन। सीधी सीधी बात है, प्रिंसिपल पूछा है गोले सेल का। गोले सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्टर यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो और बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ गैस अपॉन हीटिंग। इसका सबसे फेमस और सबसे अच्छा प्रिंसिपल हमारे पास जो होगा दैट इज योर, जैसे हम हीट करेंगे हमारे पास क्या होगा? गैस का एक्सपेंशन होने लगेगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। चलो आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड सैंपल? देखो आप लोगों ने पढ़ी होगी आईआर में सैंपलिंग टेक्निक, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई थी। हम लोगों ने आईआर में सैंपलिंग टेक्निक पढ़ी थी और वहां पे हम लोगों ने ये सीखा था कि जो सैंपलिंग टेक्निक होती है ना वो सॉलिड के लिए अलग होती है, वो लिक्विड के लिए अलग होती है, वो गैस के लिए अलग होती है। हमसे ये सवाल जो है ये किससे पूछा है? सॉलिड सैंपल के लिए पूछा है। बताना इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे अपने सॉलिड सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए? हम स्प्रेइंग करेंगे, पैलेट टेक्निक्स, या फिर स्प्रेइंग दो बार आ गया, या फिर आयोनाइजेशन? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हाँ बहुत बढ़िया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हो सकती है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी नाइस। आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Here the correct answer would be option number B, पैलेट टेक्निक। याद करो ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैलेट थी, KBr पैलेट्स, पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट, याद आया? डिफरेंट डिफरेंट हम टेक्निक यूज करा करते थे सॉलिड्स के लिए। मल टेक्निक बहुत बढ़िया है ना। इन सभी को बेसिकली करेक्ट आंसर आने वाला है पैलेट टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक से काफी सारे सवाल बनते हैं। यस, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सॉलिड सैंपल ट्रीटमेंट। देखो फिर से टेक्निक से सवाल आया है, वो भी सॉलिड से। मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा सवाल जो बनेंगे वो सॉलिड से ही बनेंगे। द फाइनली ग्राउंड सॉलिड सैंपल इज मिक्स्ड विद अ मिनरल ऑयल। जो हमारा फाइनली ग्राउंड सॉलिड होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक मिनरल ऑयल के साथ में मिक्स करते हैं। अच्छा, वो मिनरल ऑयल क्या होता था? मुझे लगता है कि वो मिनरल ऑयल होता था न्यूज़ॉल। न्यूज़ॉल के साथ में मिक्स करना होता था टू मेक अ थिक पेस्ट, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता था, एक थिक पेस्ट बन जाता था। फिर वो जो पेस्ट बनता था उसको स्प्रेड करते थे आईआर प्लेट्स के बीच में। दैट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉलिड सैंपल ट्रीटमेंट टेक्निक। इस टेक्निक का क्या नाम था भाई? मेरे तो मुंह से रुक ही नहीं रहा उसका नाम, बस मैं बता नहीं सकती, मेरी मजबूरी है। जल्दी से आंसर बता दो, क्या था उस टेक्निक का नाम? सब कुछ तो मैंने बता दिया। क्या ये प्रेस्ड पैलेट थी, सॉलिड रन इन सॉल्यूशन था, सॉलिड फिल्म था, कि मल टेक्निक थी? बिल्कुल सही बच्चों, अच्छे से आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ही सही आंसर देना चाहिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा सवाल है। वेरी गुड, मल टेक्निक हुआ करती थी, क्या बात है भाई। तो हमारे पास में ये जो ग्राइंड किया हुआ सॉलिड था, जैसे ही हम इसको न्यूज़ॉल के साथ में मिक्स करते थे, न्यूज़ॉल एक हाइड्रोकार्बन होता था, हमें क्या मिलता था मैम? हमें एक थिक पेस्ट मिलता था। और इसी थिक पेस्ट को तो मल बोलते थे, याद है ना, इसी को तो मल बोला था। और यही मल के बेसिस पर इसका नाम रखा था मल टेक्निक। देखो ये हो गया हमारा मल टेक्निक, है ना, है ना। इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन एंड द रिड्यूस्ड मास? इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे नोट्स में करवाया है, मैंने मेरे नोट्स में करवाया है। रिड्यूस मास में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ लिया तुमसे इसमें। आराम से देखिए, सोचिए क्या था हमारे पास वो फॉर्मूला, क्या किस तरीके से रिलेटिव था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली था, कैसे था? यार बेसिकली डिपेंड भी कर रहा था कि नहीं कर रहा था? याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस मास। यानी जो फ्रीक्वेंसी होता था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू। कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास इनका रिलेशन था। ये जो फ्रीक्वेंसी था और ये जो रिड्यूस मास था, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। इंपॉर्टेंट है ये कि बेसिकली ये यहाँ पे स्क्वायर रूट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा होगा। और जो रिड्यूस मास होता है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है तुम्हारा रिड्यूस मास का फॉर्मूला, जहां पे m1 और m2 क्या है? मास ऑफ द एटम। जैसे कि मान लो हमारे पास KBr है, तो m1 क्या होगा? मास ऑफ पोटेशियम। m2 क्या होगा? मास ऑफ ब्रोमियम। दोनों मासेस की वैल्यू रखेंगे, रिड्यूस मास आ जाएगा। तो इस तरीके से रिड्यूस मास निकाला जाता था। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अंडर रूट यहाँ पर लगा होता है। चलो अगला सवाल है, इंस्ट्रूमेंटेशन का ही है। बोलोमीटर, अ टाइप ऑफ डिटेक्टर, इज ऑल्सो नोन एज। बोलोमीटर जो कि एक प्रकार का डिटेक्टर होता है, इसको और क्या बोला जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? मास के क्वेश्चंस मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। मास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपका कहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेसिकली रिलीज होगा, कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, मास के सारे क्वेश्चन हम लोग मास में एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर थर्मिस्टर। ठीक है ना, बोलोमीटर को ही हम और थर्मिस्टर भी बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, दैट इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द हीट। लिख लो, दैट इज इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द हीट, इसी वजह से इसको हम थर्मिस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स इन आईआर? बहुत ही इजी सवाल है, इजी पीजी सवाल, बता दो भाई जल्दी जल्दी। जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एज अ सोर्स हम किसका यूज करेंगे? याद है, लाइट सोर्स के रूप में बहुत सारे हम लोग यूज करते थे। क्या यूज करेंगे एज अ लाइट सोर्स? चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। क्या हम टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज करेंगे, HCl यूज करेंगे, जेनन आर्क, या फिर इंडसन लैंप? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे मूव ऑन करेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर डायरेक्टली? किसको बेसिकली आयोनाइजेशन चैम्बर में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? अदरवाइज हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बहुत सारे स्टेप्स के बाद करते हैं। इसको ध्यान से देखो और आंसर बताओ। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली बन सकता है। बताइए जल्दी जल्दी से।
क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें? ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ए, सॉलिड सैंपल विद लो वेपर प्रेशर। जितने भी सॉलिड होते हैं जिनके वेपर प्रेशर काफी लो होते हैं, दे आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर। बहुत इजी सवाल था ये भी। अगला सवाल है, which of the following probes are used for the introduction of sample in the ionization chamber? क्या सिलिका होगा, ये क्वार्ट्ज होगा, ग्रेफाइट होगा या फिर सिल्वर होगा? बताओ। यस, बताइएगा करेक्ट आंसर। सिलिका, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट या फिर सिल्वर? ध्यान से सोच लो, फिर आंसर दीजिए इसका। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो हमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आंसर याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा इसका सिलिका। नेक्स्ट, ठीक है, सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ गोले सेल? का प्रिंसिपल क्या था? गोले सेल भी हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन। गोले सेल का इनमें से क्या प्रिंसिपल हो जाएगा? पहले तो ध्यान से सवाल को पढ़ लो, सारे स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, फिर मुझे आंसर दो। जल्दी जल्दी में कोई आंसर नहीं देगा। कोई भी बच्चा जल्दी जल्दी में आंसर मत दो कि मैं पहले दूंगा, मैं पहले दूंगा, नहीं, जल्दी से पढ़ो पहले ढंग से, फिर आंसर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर्स चाहिए मुझे। तो जो हमारा गोले सेल होता है ना, वो बेस करता है, बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द एक्सपेंशन ऑफ गैस अपॉन हीटिंग। आगे बढ़ते हैं। ओके, in a solid sample treatment technique the finely ground solid sample is mixed with mineral oil। अरे ये तो अभी हमने देखा था ना, मल टेक्निक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये इंपॉर्टेंट है आपका। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मलिंग रिएजेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज विच ऑफ द फॉलोइंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला मलिंग रिएजेंट क्या होता है पूरी आईआर में? क्या ये क्लोरोफॉर्म होगा? क्या ये न्यूजॉल है? क्या ये हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन होता है? या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑयल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूछने का तरीका सबसे ज्यादा यूनिक है, क्योंकि अभी तक ये इकलौता यही सवाल मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इतनी बार पीवाईक्यू में आ चुका है। ये तुम्हारा जीपैट में 2 से 3 बार डायरेक्टली पूछा गया है, ये तुम्हारा डीआई में, और आई थिंक फार्मासिस्ट में भी किसी ना किसी स्टेट में आ चुका है ये सवाल। और ये सवाल में हमेशा डायरेक्टली आया है, लेकिन इस बार इस सवाल को इतना घुमा के पूछा गया है ना कि नॉर्मली अगर किसी बच्चे के सामने अचानक से ये सवाल आ जाए, बच्चा 100% गलत करेगा, जबकि इकलौता सवाल हम हजारों बार कर चुके हैं। पूछने का तरीका इसका सबसे ज्यादा यूनिक है कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, न्यूजॉल। सभी को पता था न्यूजॉल है, बट पूछने का तरीका इसका इंपॉर्टेंट है। तो सवालों को पढ़ो और समझो कि किस तरीके से आपसे सवाल बन रहे हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं सवाल। चलो आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें बताना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बेंजीन। देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देती हूं। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल लीनियर है तो तुम जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे दैट इज 3n-5। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल, कॉपी पेन इसीलिए बोल रही हूं, कॉपी पेन लेके बैठो। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो तुम अप्लाई करोगे 3n-6। हमारे पास C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए मैम? 12 हमारे पास हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम। बताइए आंसर क्या होगा? बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी बेंजीन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। पहले तो चलो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये जो बेंजीन है वो तुम्हारी लीनियर होगी कि नॉन लीनियर। जल्दी से ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और ये तुम्हारा पीवाईक्यू में बना हुआ सवाल है, बताओ जल्दी जल्दी से। इट वुड बी लीनियर और नॉन लीनियर। देखिए मैम, हमारे पास बात है बेंजीन की। बेंजीन कैसी रहती है? ऑब्वियस सी बात है, नॉन लीनियर रहती है। और अगर आपकी बेंजीन कैसी रहेगी मैम? बेंजीन जो है वो हमारी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? 3n-6। कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है? 12 नंबर ऑफ एटम है। -6 12 3 का कितना होता है? 36 होता है। 36 - 6 30। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अब जो बच्चे ये बेवकूफी कर रहे थे कि ये लीनियर है, तो उनके लिए मेरा जवाब होगा कि तुम्हारे लिए आज से CO2 जो होगा वो नॉन लीनियर होगा। जो बच्चे बेंजीन को लीनियर बोल रहे थे, तुम्हारे लिए आपसे CO2 नॉन लीनियर होना चाहिए।
ठीक है, बच्चों वाली चीजें हैं बेटा। जो एक लाइन में होता है स्ट्रक्चर वो लीनियर होता है, बेंजीन एक लाइन में थोड़ी ना है, तो नॉन लीनियर हो गया। चलो नेक्स्ट, what kind of vibrational changes occur at lower frequency in IR spectroscopy? अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारे पास में कौन कौन से वाइब्रेशनल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, और स्ट्रेचिंग डिपेंड करता है, या फिर बेंडिंग, या कोई नहीं मिलेगा? बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने हो गया सी, दैट इज योर बेंडिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, ओके। IR रेडिएशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? IR के जो भी रेडिएशंस होते हैं इनको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? ट्रांसमिटेंस, नैनोमीटर, वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस। तुम समझ सकते हो कि जो IR का ग्राफ मिलेगा वो किस किस के बीच में मिलता है, इस बात से तुम समझ सकते हो। ये मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, IR के ग्राफ से सवाल का आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा। सो बेसिकली IR रेडिएशन को हम ट्रांसमिटेंस करते हैं। याद है मैंने IR का जो ग्राफ बनाया था वो किस किस के बीच में बनाया था मैम? परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। इसका ग्राफ किसके यूज से बन रहा था मैम? इसके ग्राफ में आप यूज कर रहे थे ट्रांसमिटेंस का। करेक्ट आंसर तो सीधी सी बात है ट्रांसमिटेंस ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था वो सवाल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल ग्रुप शोज एब्जॉर्बेंस 1700? कौन सा फंक्शनल ग्रुप 1700 पे एब्जॉर्बेंस दिखाएगा? बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा जो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्बेंस शो करेगा? ध्यान से देखो और ध्यान से देख के फिर आंसर दीजिएगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? बताइए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कीटोन्स। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी कीटोन्स आंसर दिया है, तो जो भी हमारे कीटोन्स होते हैं दे ऑलवेज शोज द एब्जॉर्बेंस एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज, और वो जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है दैट इज 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो किसका है देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और तुम्हें इन चारों में से जो करेक्ट होगी वो बतानी है। मैं पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। भाई क्या गजब का क्वेश्चन है ये, इतना इतना बढ़िया सवाल है ना। एक क्वेश्चन में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे यूवी भी आई हुई है, यहाँ आईआर भी है, एनएमआर भी है, मास भी। एक सवाल चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व है। मेरी तरफ से तो ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। यूवी में वाइब्रेशंस होते हैं, आईआर में ट्रांजिशंस होते हैं, एनएमआर में स्पिन स्टेट चेंज होती है, एंड मास में रोटेशन होता है। बताओ क्या करेक्ट है? अगर किसी बच्चे ने एक स्पेक्ट्रा भी नहीं पढ़ा, बेचारे बच्चे का ये सवाल नहीं हो पाएगा। बताइए। देखो भाई, सबसे पहली बात, क्या यूवी में वाइब्रेशन होगा? मैम अगर यूवी में वाइब्रेशन होगा फिर आईआर किस काम का? यूवी में कभी वाइब्रेशन नहीं होता। यूवी में क्या होता है, यूवी जब जब आएगी तब तक वहां होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। यूवी में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। चलो ये तो काट दो। क्या आईआर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है? नहीं मैम, आईआर की जब जब बात होगी वहां पे क्या होंगे? वाइब्रेशंस। ठीक है, ये भी ऑप्शन काट दिया हमने। कब से होने लगा भाई? मास में तो हमने पूरी मास में कहीं रोटेशन ही नहीं पढ़ा, काट दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अपना एनएमआर। राइट, तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इट इन्वॉल्व्स चेंज इन स्पिन स्टेट। बिल्कुल सही, यहाँ पे न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में अगर क्लॉकवाइज है तो जैसे ही रेडियो वेव आकर के पड़ेगी वैसे ही वो एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक चला जाएगा, यानी उसकी स्पिन जो है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी? बहुत बढ़िया सवाल है, यूवी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यस, पिछले वाले सवाल में एनएमआर जीत चुका है। अब इधर बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? सबसे कम एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड होती है? यार सही जवाब दो आप लोग, गलत गलत जवाब मत दे देना। करेक्ट आंसर्स, क्या करेक्ट आंसर हो जाने वाला है? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अगर नहीं समझ आया है तो समझ लो। सबसे नीचे क्या लाए करता है मैम? सबसे नीचे हमारे पास में जो लाए करेगा वो बेसिकली होता है सिग्मा।
सिग्मा के ऊपर कौन सा आता है? सिग्मा के ऊपर आता है मैम पाई। पाई के ऊपर नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, इसके ऊपर मैम, इसके ऊपर आएगा पाई स्टार। ओके, उसके ऊपर मैम आएगा सिग्मा स्टार। तो ये हमारे पास में एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी देखिए मैम, अगर आप ग्राउंड स्टेट से एकदम एक्साइटेड स्टेट तक जाओगे, हाईएस्ट एनर्जी लगती है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार पे लगेगी। फिर मैम अगर आप नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार तक जाओगे, फिर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी, यानी जब जब आप टेरेस पे जाओगे, यानी जब जब सिग्मा स्टार पे जाओगे, हाईएस्ट एनर्जी लगनी है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये हमारे पास हो गए हाईएस्ट एनर्जी वाले फिनोमिना। हमसे लेकिन लीस्ट पूछा है, तो अब हमारे पास फिर अगली एनर्जी मैम, उसके बाद पाई टू पाई स्टार, उसके बाद पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम क्या बचा? सीधी सी बात है, सबसे कम बचा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इसमें क्या लगता है? यहां पर लगती है हमारी लीस्ट एनर्जी। तो ऑलवेज डू रिमेंबर, जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार होगा वहां पे तुम्हारी लीस्ट एनर्जी लगेगी। हाँ, बी करेक्ट आंसर हो गया ना, इजी क्वेश्चन था। और अगर किसी बच्चे ने ये सवाल गलत किए, देखो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है, और ये सारे के सारे सवाल तुम उस दिन सही करके आओगे जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा। ढंग से पढ़ाई करनी है। आगे बढ़ते हैं। ओके, शिफ्ट ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड्स टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। अगर हमारी यूवी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, लोअर वेवलेंथ, हाइपरक्रोमिक, बेथोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक। बताओ, जल्दी बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग। इन सभी में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रेडिएशंस विद शॉर्टर वेवलेंथ हैव हाई एनर्जीज। जिसकी वेवलेंथ कम होंगी, क्या उसकी एनर्जी ज्यादा होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन है जो मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ाती हूँ। रेडिएशन विद लॉन्गर वेवलेंथ हैव हायर एनर्जीज, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेव नंबर। बताओ, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे। देखो, रेडिएशन विद लॉन्गर वेवलेंथ, यानी अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास ज्यादा है, विद हैव हायर एनर्जीज। देखो E इज इक्वल्स HC अपॉन लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम गलत स्टेटमेंट है, थोड़ी सी मिस्टेक है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पर शायद रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों हमेशा इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी जो एनर्जी होगी और वेवलेंथ होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। यानी यहाँ पे जो एनर्जी है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव नंबर का? बिल्कुल सही बात है ये, यस ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो एनर्जी होगा वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ऑफ EMR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स एच न्यू। तो जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही। एंड रेडिएशन विद शॉर्टर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, रॉन्ग पूछा गया था। ये वाली जो स्टेटमेंट दी है वो तुम्हारी गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल ये वाली क्वेश्चन, ये वाली आपकी रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। हाँ पता है मुझे। स्पीड ऑफ लाइट पूछिए, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? ऑप्शन तुम्हें देखने की ही जरूरत नहीं है, सीधा मुझे लिख के बताओ वैल्यू। डोंट नीड टू सी द ऑप्शंस, सीधा लिख के वैल्यू बताओ। मैं बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देख रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे इन दोनों में, और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है ना तो बेटा फिर तुम्हारा मार खाना बनता है बहुत बुरी तरीके से। 3 इंटू 10 टू द पावर 8, जो -8 बोल रहे थे बेटा, थोड़ा प्रीवियस ईयर भी देख लिया करो। 10 तो नहीं होती है, सबको पता है। -8 कहां से हो गई भाई? किस बुक में लिखा होता है -8? कहां से माइनस बोल रहे हो? ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा, इतना कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी तुम लोग भूल गए होगे, आधे से ज्यादा बच्चों को यूनिट नहीं याद होगी।
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा। चलो, लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स लॉ, डियर नहीं, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी किसके साथ रिलेटेड होती है? कंसेंट्रेशन के साथ, थिकनेस के साथ, कंपोजिशन के साथ, वॉल्यूम के साथ? बताइए। बेयर लॉ, लैम्बर्ट लॉ, दोनों ही याद होने चाहिए आपको। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज थिकनेस ऑफ द मीडियम, राइट? क्या मीडियम की थिकनेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स डज नॉट रिक्वायर अ बैटरी एंड इज ऑल्सो नोन एज बैरियर लेयर सेल? बताओ ऐसा कौन सा डिटेक्टर होता है? इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ो, फिर मुझे आंसर बताओ। बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज फोटोवोल्टिक सेल। जो फोटोवोल्टिक सेल होगा, यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी बैटरी वगैरह की जरूरत नहीं होती हमें, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैरियर लेयर सेल भी बोलते हैं। यानी या तो फोटोवोल्टिक सेल बोल दीजिए, या तो हम इसको क्या बोल देंगे? बैरियर लेयर सेल बोल देंगे। आपका बोलोमीटर, सॉरी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना फोटो इमिसिव ट्यूब्स, ना ही फोटो रिफ्लेक्टर आपका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल है ये। ए इज इक्वल्स, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? मैम हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल्स एप्सिलॉन सी एल, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें तुम लोग मुझे बता दो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी? जल्दी जल्दी बताइए। ये सवाल मैंने करवाया भी हुआ है, ये सवाल मैंने तुम लोगों को क्लास में करवाया भी हुआ है। जल्दी बताइए, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की यूनिट क्या होगी? और यूनिट वाला सवाल पीवाईक्यूज में बन चुका है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, दैट इज लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, तो ओके, हमारा अगला सवाल है, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? यहाँ पे हमें 4 अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं और आपको बताना है इन चारों कंपाउंड में से कौन से वाले में पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाएगा। क्या ये एल्केन में पाया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मीथेन हो गया हमारे पास में। क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाएगा? क्या ये अल्काइल हैलाइड में पाया जाएगा? या कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स में पाया जाएगा? इसका जवाब कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो, हमारे पास में पूछा गया है पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये कहां मिलेंगे मैम? पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहां पाए जाएंगे जहां हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। यानी अगर कहीं हमारे पास पाई बॉन्ड हुआ तो पाई टू पाई स्टार पक्का मिलेंगे। तो क्या एल्केन में तुम्हें कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? क्या एल्केन में कहीं भी तुम्हें पाई बॉन्ड नजर आते हैं? मैम अगर आप एल्केन के बारे में बात कर रहे हो ना, तो यहाँ तो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी क्या यहाँ पाई की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो क्या पाई टू पाई स्टार की पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर बात कर रहे हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड की, तो सैचुरेटेड का मतलब होगा वो कंपाउंड जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही अवेलेबल होते हैं और कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या इनमें पाई बॉन्ड होगा? मैम कभी भी पाई बॉन्ड तो आ ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी काट दो। अल्काइल हैलाइड, ये हो गया तुम्हारा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड दोनों के बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, पाई तो है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन भी काट दो। कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड पॉलीइन मान लो इस टाइप प्रकार की है और इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है मैम? इसमें हमारे पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन प्रेजेंट होंगे। ऐसे सवाल बहुत बार बने हुए हैं, स्पेसिफिकली वहां से बने हुए हैं जहां पे नॉन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है तुम्हारा, जहां पे लोन पेयर इन्वॉल्व होता है तुम्हारा, वहां से बहुत सवाल बनते हैं ऐसे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कॉन्जुगेटेड पॉलीन करेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? याद करो मैंने क्लास में सिंगल बीम डबल बीम दोनों पढ़ा है। डबल बीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पढ़ लो चारों स्टेटमेंट और फिर बताओ, जल्दी जल्दी बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या एज अ लाइट सोर्स हम ड्यूटेरियम लैंप का यूज करते हैं? क्या ये सही है? या फिर बीम स्प्लिटर का यूज किया जाता है टू गेट सिंगल बीम ऑफ लाइट? क्या बीम स्प्लिटर की वजह से हम सिंगल बीम ऑब्जर्व होती है हमें? क्या ये सही है? या फिर ग्लास ट्यूब यूज किया जाता है एज अ सैंपल होल्डर? या फोटोवोल्टिक सेल यूज किया जाता है एज अ डिटेक्टर? कौन सी गलत है?
तो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई सिंगल बीम का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पे जब जब आप डबल बीम के बारे में पढ़ोगे, आपका जो बीम होता है वो बीम स्प्लिटर क्या करेगा, बीम को अलग अलग रास्तों में स्प्लिट करने का काम करेगा। और कौन कौन से वो अलग अलग रास्ते होंगे, एक होगा रेफरेंस पाथ, दूसरा होगा एनालाइट पाथ। दो अलग अलग रास्तों में जो तुम्हारी बीम आ रही थी स्प्लिट हो चुकी होगी, ये काम होता है बीम स्प्लिटर का। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, absorption of radiation in the UV range attribute to non-bonding to pi star is characteristic of which of the following type of compound। देखो मैंने बोला था ऐसा सवाल आया है और ये PYQs का ही सवाल है। इनमें से किस में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन एप्लीकेबल है, बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, नॉन कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स या कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स। सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब अगर हम अनसैचुरेटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सीधी सी बात है मैम, देखिए आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हो तो नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, तो इस ऑप्शन को आप काट दो। नॉन कॉन्जुगेटेड के बारे में बात कर रहे हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉन्जुगेटेड पॉलीइन से बेटर होगा अगर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पाई स्टार भी मिलेगा, यहाँ पे आपको ये भी रिसीव होंगे। चलो, द एक्साइटेशन फिल्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन। जो एक्साइटेशन फिल्टर होगा वो किस किस के बीच में प्लेस्ड होता है, सोर्स एंड सेल के बीच में, सेल एंड डिटेक्टर के बीच में, सोर्स एंड डिटेक्टर के बीच में, या एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। इसका आंसर दीजिए, वेयर द एक्साइटेशन फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड। देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का अगर मतलब मैं बताऊं तो इतनी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनिल, तो ये रहा तुम्हारा कार्बोनिल। कार्बोनिल किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ठीक, अब ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं मैम, ऑक्सीजन पे पाए जाते हैं लोन पेयर। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन पे अवेलेबल जो लोन पेयर है ना, इन्हीं लोन पेयर को बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इन्हीं को बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हम एन से लिख सकते हैं, ये एन इन्हीं लोन पेयर्स को बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड में दिख रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार तो ऑटोमेटिकली होगा, तो यहाँ नॉन बॉन्डिंग भी अवेलेबल होता है, पाई स्टार भी अवेलेबल होता है, इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सोर्स एंड सेल। चलो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द बीम स्प्लिटर। बताओ बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बीम स्प्लिटर का पर्पस क्या हो जाएगा, स्प्लिट्स बीम इनटू टू इक्वल इंटेंसिटी बीम। क्या इक्वल इंटेंसिटी की बीम में स्प्लिट करेगा, या इस तरीके से स्प्लिट करेगा कि एक की हायर इंटेंसिटी हो, या फिर इस तरीके से करेगा कि रेफरेंस बीम की हायर इंटेंसिटी हो, या फिर इक्वल इंटेंसिटी बीम में बेसिकली करने वाला है। तो ध्यान देना, करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इट स्प्लिट्स बीम इनटू टू इक्वल इंटेंसिटी बीम्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एब्जॉर्प्शन इज आइसोलेटेड टू ट्रांसमिटेंस। किस तरीके से जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी ए, आपका ट्रांसमिटेंस से रिलेटेड होता है। हाउ इट इज रिलेटेड। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने नोट्स में, उससे डायरेक्ट सवाल आया है। तो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव लोगारिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ फार यूवी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फार यूवी की रेंज बताइए क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फार यूवी। 400 से 700, 10 से 200, 200 से 400, 10 से 400। फार यूवी की रेंज बता दो जल्दी जल्दी बताइए बच्चा। तो जो फार यूवी की रेंज होगी दैट वुड 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इन विच कंपाउंड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इनमें से कहां पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बताइएगा आंसर।
कहां पे प्रेजेंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स? वहां पे जहां पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सीधी सी बात है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स का सीधा सीधा मतलब है ओनली सिंगल बॉन्ड्स। अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है तो अवेलेबल ही नहीं होगा। नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। यहाँ पर भी पाई का कोई मतलब नहीं है। नॉट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, बिल्कुल गलत बात है। तो करेक्ट आंसर है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, साथ ही साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, आपको डबल भी मिलेंगे एज वेल एज ट्रिपल भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको पाई अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following electronic transition requires highest energy? बताया था अभी डायग्राम बनाया था। बताओ जल्दी जल्दी से आंसर बताओ एक साथ सभी बच्चों का। करेक्ट आंसर मुझे आना चाहिए इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, सोचना ही नहीं है यार, ये तो करेक्ट आंसर होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ऑब्वियस सी बात है, हाईएस्ट हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। शिफ्ट ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। भाई अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सी शिफ्ट है? अगर हम जा रहे हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ तो ये कौन सी शिफ्ट होती है? बता दो जल्दी जल्दी से। बहुत इजी सा सवाल है। अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाओगे तो इस शिफ्ट को बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। सिंपली बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड। ये तो हमने अभी किया था, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जितने भी हमारे पास में क्या रहेंगे मैम? जितने भी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। सेम यही एग्जांपल तो मैंने करवाया था अभी, सेम यही कराया था हमने। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज मोर सेंसिटिविटी। बेस्ट क्वेश्चन। कौन सा डिटेक्टर ऐसा होता है जिसकी सेंसिटिविटी बेस्ट होती है? बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर होगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसको शॉर्ट में हम टीएमटी भी बोलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंजेस इज एसोसिएटेड इन यूवी। इनमें से कौन सी रेंज यूवी से एसोसिएटेड है? बता दो। क्लोज्ड वन को चूज करना, चूज द क्लोजेस्ट वन विच इज एसोसिएटेड विद द यूवी। यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं मुझे बच्चों से। करेक्ट आंसर होगा 400 से 1000 नैनोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अकरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंस। ओके, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज ड्यू टू। बताओ इसका रीजन क्या होगा? व्हाट वुड बी द मेन रीजन? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड, कार्बन और हाइड्रोजन के नॉन बॉन्डेड, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डेड। देखो नॉन बॉन्डिंग है तो बॉन्डेड का तो मतलब भी नहीं है, यानी कि एन है, यानी हमारे पास में नॉन बॉन्डेड तो आना ही आना है। तो कौन से दो ऑप्शन काट दिए? इसको देख के ये बॉन्डेड वाला ऑप्शन काट दो, ये बॉन्डेड वाला ऑप्शन काट दो। राइट, अपार्ट फ्रॉम CH बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। बी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वर्किंग ऑन विच प्रिंसिपल। इतना इजी सवाल, चलो बताओ किस प्रिंसिपल पे यूवी काम करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। हाँ जी, जो यूवी होती है हमारी, इट वर्क्स ऑन द एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। गुड। एन ऑक्सोक्रोम इज वन विच इज। बढ़िया सवाल है। व्हाट इज ऑक्सोक्रोम? सीधा सीधा पूछ लिया गया है, क्या होता है ऑक्सोक्रोम? क्रोमोफोर भी पता होना चाहिए। चलो मुझे क्रोमोफोर भी कमेंट में बता दो। जल्दी से एक काम करो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्रोमोफोर क्या होता है, और ऑक्सोक्रोम भी बता दो। दोनों बता दो, दोनों से सवाल बनता है। चले, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। तो हमारे जो ऑक्सोक्रोम होंगे ये कलर एनहांसिंग होते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी इनकी वजह से मिलता है। एक ग्रुप है यानी एक एटम है जिनमें इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर भी पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम के फेमस एग्जांपल हो गया हमारे पास NH2।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, ये सारे के सारे क्या क्या हो गए? दीज ऑल आर द ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है, ये सब ऑक्सोक्रोम है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्रोमोफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, क्रोमोफोर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। जितने ट्रांजिशन होंगे उन सबका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोफोर होता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ, बढ़िया सवाल है ये। व्हाई वी यूज यूवी, जल्दी बताओ। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यूवी का यूज किया जाता है फॉर ऑल ऑफ दीज, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए भी। करेक्ट आंसर सब होंगे। अगला सवाल, विच फिल्टर आर एब्सॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड ट्रांसमिट विजिबल रेडिएशन? प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, दोनों या फिर नन? इसका आंसर बताइएगा। यस, तो यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी फिल्टर। आगे बढ़ते हैं। बियर लैम्बर्ट्स लॉ, देखो लैम्बर्ट से सवाल आया था, अब दोनों को कंबाइन करके सवाल आ गया। गिव्स द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, सीधा सीधा पूछ लिया है, व्हाट इज द बियर लैम्बर्ट्स लॉ। इसके साथ में मुझे जो मैथमेटिकल रिलेशन होता था वो भी बता दो, हमारा जो मैथमेटिकल रिलेशन था वो भी मुझे बता दो। जो ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ था उसका रिलेशन क्या होता था मैम? उसका रिलेशन हमारा कुछ इस प्रकार से होता था, दैट A इज इक्वल्स एफ साइलेंस CL, यानी यहाँ पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता था वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मैम कंसंट्रेशन के साथ। तो सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर होगा एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन, दोनों के बीच में हमारा ये रिलेशन था, दैट इज योर बियर लैम्बर्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमिन एब्जॉर्बेंस A? ये तो अभी हम लोगों ने आई थिंक देखा था, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कॉलीमेटर इज यूज्ड फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू रिफॉर्म द इमेज ऑफ द एंट्रेंस स्लिट। अगला सवाल है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू आइसोलेट द रेडिएशन ऑफ द डिजायर्ड वेवलेंथ फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा? मोनोक्रोमेटर, रेडिएशन सोर्स, रिकॉर्डर या फिर नन? ये बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, दैट इज मोनोक्रोमेटर। बहुत इजी सा सवाल था। करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास आ चुका है मोनोक्रोमेटर, ठीक है। सो बच्चा, दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अब हम कल फिर से एक क्लास लेंगे और जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें बचे हुए सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएंगे आपके। हमारा भी NMR बचा है, मास बचा है, ESR बचा है, वो सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी कल फिर से आपके लेक्चर होगा। बाकी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कल खत्म हो जाएगी और ध्यान से सारे टॉपिक प्रॉपर्ली रिवाइज करके आइएगा। मैंने अभी से बता दिया है, ESR, NMR, मास तीनों होंगे, तो तीनों टॉपिक, तीनों चैप्टर बढ़िया से कल रिवाइज करके आइएगा। तीनों रिवाइज करके आना, अच्छे से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवाएंगे कल। सो दैट इज इट, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो हम लोगों को बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ MCQs डिस्कस करने थे। तो आई होप आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चाहे आप फार्मासिस्ट की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, फार्मा से रिलेटेड कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहां पे आपका स्पेक्ट्रो से सवाल ना हो। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज का ये सेशन और यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ से आपका क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। पहला सवाल तुम्हारा NMR से है ये, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियाई दैट हैज द स्पिन क्वांटम नंबर I इज इक्वल 0। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको 0 दी हुई है। मुझे बता दो किसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। स्पिन क्वांटम नंबर 0 का सीधा सीधा मतलब हो गया कि NMR इनएक्टिव होना। बेटा हमारे पास में I की वैल्यू दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। I होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर के दो डिफरेंट प्रकार के वैल्यूज हो सकती हैं। या तो I की वैल्यू 0, एक तो ये चीज हो सकती है, दूसरी चीज की I इज नॉट इक्वल टू 0। अगर I की वैल्यू 0 हो गई तो बेटा ये वाला तुम्हारा NMR इनएक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो स्पिन ही
एब्सेंट होती है, तो दिस वुड बी एनएमआर इनएक्टिव। लेकिन अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तब हर केस में आपका ये एनएमआर एक्टिव रहना है। हमसे पूछा है आई की वैल्यू 0 किसके लिए होगी, आई की वैल्यू 0 का सिंपली मतलब हो गया एनएमआर इनएक्टिव। तो यहाँ जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको बस इतना बताना है कि विच वन विल बी एनएमआर इनएक्टिव। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। हमें एनएमआर इनएक्टिव बताना है और बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्टिव और इनएक्टिव दोनों बताए हैं, आराम से बताइएगा। देखो यहां पर आपका है 16 ऑक्सीजन 8, ठीक है 8 होगा यहाँ पर, 13 कार्बन 6 है, यहाँ पे मास नंबर ऑड है तो डेफिनेटली ये एक्टिव होगा। आर तो हो ही नहीं सकता तो आर काटते हैं, यहाँ आर है ये वाला ऑप्शन काट देते हैं हम। उसके बाद 40 नाइट्रोजन 7, मैम ये तो हमारे पास हमें बहुत एनएमआर एक्टिव होगा और इसके लिए आई की वैल्यू भी मैंने आपको बताया था 1 होती है, तो क्यू भी ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, या तो ए होगा या तो सी। यहां से ये क्लियर हो गया कि पी तो डेफिनेटली आने ही आने वाला है। यानी पी कैसे होगा मैम, देखिए मास नंबर भी इवन है, एटॉमिक नंबर भी इवन है, दोनों इवन है, यानी ये कैसा हो चुका है, ये अब हो चुका है हमारा एनएमआर इनएक्टिव, राइट, दिस इज एनएमआर इनएक्टिव। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये तो दोनों के दोनों ऑड है, यानी ये कैसा रहेगा मैम, ये एनएम बेसिकली ऑड बेसिकली एक्टिव रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। दैट मींस ये वाला जो हमें मॉलिक्यूल दिया था ओनली दिस विल बी एनएमआर इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों इवन है, बाकी कोई भी केस एनएमआर इनएक्टिव नहीं आएगा, सारे एनएमआर एक्टिव रहेंगे, ठीक है। केवल और केवल ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल दिया था दिस विल बी एनएमआर इनएक्टिव, बाकी सब एनएमआर एक्टिव होंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। और एक्टिव इनएक्टिव से 100% सवाल बनते हैं, आप लोगों ने पीवाईक्यूज चेक किए होंगे, कई बार सवाल आते हैं यहां से। आगे मूव ऑन करें, अगला सवाल, न्यूक्लियाई विद ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेटा ध्यान से सुनना, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसकी स्पिन क्वांटम नंबर मुझे बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पे आपको प्रोटॉन्स की वैल्यू बताई गई है और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बताई गई है और दोनों ही आपकी ऑड है। जल्दी मुझे बताओ स्पिन क्वांटम नंबर का क्या होगा आंसर, ध्यान से करिए इसको सॉल्व और बताइए क्या आंसर होगा। 1/2, 3/2, 0 या फिर 1। तो बेटा यहां पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों के दोनों ऑड होंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मैम, करेक्ट आंसर आएगा 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में। ये देखो 1,4-डाइऑक्सेन हमें दिया है, वी आर गिवन विद 1,4-डाइऑक्सेन। कॉपी पेन लेके बैठना, मैं अभी से बता दे रही हूं। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पीक्स यहाँ पर रिसीव होंगी। आप मुझे बता दो कितनी पीक्स, छोड़ो तो मुझे सिर्फ सिग्नल बताओ, मुझे बताओ कितने सिग्नल यहाँ पे रिसीव होंगे। हाइड्रोजन कहाँ पे है मैम, इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। मुझे जल्दी बताइए कितने नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे रिसीव होंगे। बेटा ध्यान से देख लेना, आपको ढूंढना क्या है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन तुम्हें ढूंढना होगा यहाँ पे, बस एक चीज, दैट इज केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब बेटा ये सवाल थोड़े टफ हैं, बहुत ध्यान से करना। हमें ढूंढना है केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी हमें ऐसे प्रोटॉन ढूंढने हैं जिनका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, जो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, हमें वो वाले प्रोटॉन ढूंढने। उन प्रोटॉन को ढूंढो, फिर मुझे बताओ कितने ऐसे प्रोटॉन हैं जिनका एनवायरनमेंट अलग है। ये मैंने तुम्हारे लिए प्रोटॉन्स बना के भी दिखा दी। अब मुझे इसका आंसर दे दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं इसके, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो देखो भाई, यहां अगर बात कर रहे हैं हम 1,4-डाइऑक्सेन की, तो यहां जो एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सिग्नल। मैम एक सिग्नल कैसे हुआ, हमें तो समझ में ही नहीं आया। चलो समझाती हूँ तुम्हें कैसे एक सिग्नल आया। एक सवाल करवा रही हूँ, इसके आगे जो भी ऐसा सवाल आएगा तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगी। ध्यान से देखो,
हमने इस तरीके से मॉलिक्यूल बना दिया, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड्स हैं, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहां से लेट अस सपोज हमने क्या पास करा, मैम यहां से आप पास कर रही हो एक प्लेन, तो जब आप प्लेन पास कर रहे हो तो क्या इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज दिख रही है? यस मैम दिख रही है, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। क्या इस वाले हाइड्रोजन को इसकी मिरर इमेज दिख रही है? हाँ जी मैम, इन दोनों को एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है, और अगर इन दोनों हाइड्रोजन को एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है मतलब ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, यानी जो सिग्नल इसका होगा वही सिग्नल इसका होगा, जो सिग्नल इसका होगा वही सिग्नल इसका होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए मैम, एक मिरर इमेज, एक प्लेन अगर आप यहां से पास करो तो इस हाइड्रोजन को भी तो इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज दिख रही है, इस हाइड्रोजन को भी तो इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज दिख रही है, यानी अगर इसने सिग्नल बनाया है 1 तो ये भी तो सेम वही सिग्नल देगा, ये भी सेम वही सिग्नल देगा। तो इन चारों प्रोटॉन ने क्या दिया है मैम, ये जो चारों प्रोटॉन्स थे ना, इन चारों के चारों प्रोटॉन्स ने हमें सेम सिग्नल दिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल 4 प्रोटॉन्स आर शोइंग सेम सिग्नल, यानी जितने भी यहाँ पे प्रोटॉन है उन सबका सिग्नल कैसा होगा मैम, वो सारे के सारे सेम सिग्नल दिखा रहे हैं, और इनको हम बोलते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा, इनको बोला जाता है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर कितने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आए हैं, यहाँ पे मैम 4 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन आए हैं, चारों के चारों केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेम प्रकार के सिग्नल दे रहे हैं। आंसर आएगा सी, दैट इज 1। हमें ओवरऑल क्या मिल रहा है, एक सिग्नल मिल रहा है, जिसमें चारों ने मिलकर एक ही सिग्नल हमें यहाँ पे दिया है। इस तरीके से तुम्हें एनएमआर के सिग्नल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आगे तुम सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। द पॉसिबल स्पिन स्टेट्स ऑफ अ न्यूक्लियस विद स्पिन क्वांटम नंबर 1/2। जल्दी से पहले तो मुझे स्पिन स्टेट का फॉर्मूला बताओ, पहले तो मुझे तुम स्पिन स्टेट का फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पहले तो स्पिन स्टेट का फॉर्मूला मैंने अपने नोट्स में बहुत आसानी से लिखवाया है, बहुत ही इजीली तुमको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, लिखवाया हुआ है मैंने। जल्दी जल्दी बताओ स्पिन स्टेट का फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होना। वेरी गुड बच्चों, स्पिन स्टेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2ni+1। ठीक है, ये स्पिन स्टेट का फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, हमें स्पिन स्टेट निकालनी है जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर i की वैल्यू दी हुई है 1/2, यानी n की वैल्यू तो मैम 1 ही होनी है, i की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है, चलो 1/2 लिख दो +1। अब क्या होगा मैम, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आता है, 1 + 1 आता है 2। तो बता दो जी करेक्ट आंसर क्या हुआ। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एनएमआर से। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 2, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में 2। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों का 2 आ गया है? एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। क्या सभी बच्चों का आंसर 2 आ गया है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इजी सवाल, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या रहने वाला है? What will be the unit of magnetic moment? बेटा एनएमआर में ना यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है भाई, किसी की भी यूनिट तुमसे पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का पूछ सकता है, केमिकल शिफ्ट का पूछ सकता है, शिफ्ट का पूछ सकता है, कपलिंग कांस्टेंट का पूछ सकता है। एनएमआर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूनिट भी रहता है, क्योंकि यूनिट से कई बार सवाल पूछेगा। एग्जामिनर के पास वेराइटी बहुत होती है, वो कोई सा भी यूनिट पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर अबाउट यूनिट्स इन द एनएमआर सेक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज जूल और गॉस। गॉट इट? तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। ओके, सिलेक्ट द न्यूक्लियाई दैट कैन प्रोड्यूस एनएमआर सिग्नल। वही बात है, फिर से सेम वैसे ही सवाल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बस मॉलिक्यूल यहाँ पर थोड़े से बदल दिए गए हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है ये। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है यहाँ पे। एनएमआर सिग्नल कौन प्रोड्यूस करेगा? इसका सीधा मतलब पता है क्या है? इसका एक ही मतलब है कि कौन रहने वाला है एनएमआर एक्टिव और कौन रहने वाला है एनएमआर इनएक्टिव, बस एक ही यही मतलब है इसका। 1H1 है मैम, 1H1 तो बहुत इजी होता है, ऑब्वियस सी बात है एनएमआर एक्टिव होगा ये। ठीक है भाई, 19 फ्लोरीन 9 ये भी मैम एनएमआर एक्टिव रहता है, चलो जी ओके।
14 नाइट्रोजन 7 मैम ये भी एनएमआर एक्टिव रहता है, ठीक है। 11 बोरॉन 5 मैम ये भी एनएमआर एक्टिव रहता है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑल दीज कैन प्रोड्यूस एनएमआर सिग्नल। ये क्यू आर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको छोड़ दो, क्यू आर कुछ नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन डी है हमारे पास में, ऑल दीज कैन प्रोड्यूस एनएमआर सिग्नल, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ये चारों के चारों जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें सब के सब तुम्हें क्या दिखाएंगे, सब एनएमआर एक्टिव होंगे, राइट। इन सभी में तुम्हें एनएमआर सिग्नल देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, एंड आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ेंगे। मोर द शील्डिंग इफेक्ट, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। अब तुम लोग सवाल करो और मुझे बताना कि मेरे नोट्स से सब कुछ है कि नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं मेरे नोट्स से ही उठा के सवाल लाई हूं, ये मोस्टली मैं पीवाईक्यूज लाई हूं जो तुम्हारे अलग अलग फार्मासिस्ट, डीआई, जीपैट के एग्जाम में आए हुए सवाल है। अब तुम लोग देखो कि भाई नोट्स में से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करो कि अगर तुम लोगों ने नोट्स कर लिए, पूरे के पूरे नोट्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो बेटा एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग गलत करो। सिर्फ तुमको वही चीज करनी है कि मेरे बनाए हुए नोट्स प्रिपेयर कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ट्रस्ट मी तुम फोड़ के आओगे एग्जाम में, बहुत बढ़िया एग्जाम करके आओगे। बस ईमानदारी से ये चीज कर लेना, इसके बाहर तुम्हें कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बताओ शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगी तो केमिकल शिफ्ट पे क्या इंपैक्ट होगा। याद करो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, शील्डिंग अगर होता है तो केमिकल शिफ्ट का क्या रिलेशन होता है, डी शील्डिंग अगर होता है तो केमिकल शिफ्ट का क्या रिलेशन होता है। मैंने पूरा रिलेशन बताया था आपको, बताइए, देख लो आराम से ऑप्शंस, फिर मुझे आंसर बताइएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में, अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो केमिकल शिफ्ट कैसी होगी मैम, केमिकल शिफ्ट हमारी कम होगी। बेटा आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर हमारे पास शील्डिंग आ रहा होगा तो शील्डिंग के टाइम पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसी होती है मैम, कम होती है। और वहीं पे अगर हमारे पास में डी शील्डिंग आ रहा होता है तब क्या होता है, तब मैम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। याद करो मैंने बताया था, शील्डिंग को ही हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम अप फील्ड के नाम से भी जानते हैं, और डी शील्डिंग को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम डाउन फील्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी डी शील्डिंग में केमिकल शिफ्ट ज्यादा होती है, शील्डिंग में केमिकल शिफ्ट कम होती है। यानी शील्डिंग अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल शिफ्ट हमारी लोअर होनी है। गॉट इट, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे मूव ऑन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चारों स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ मुझे कौन सी गलत है। चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी से। केमिकल शिफ्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज वेरी लो देन एल्कीन्स। इसके कहने का ये मतलब है कि एरोमेटिक का सपोज कर लेते हैं हम बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन है और एक तरफ तुम्हें एल्कीन दी है, और पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो केमिकल शिफ्ट होती है एरोमेटिक कंपाउंड की वो बहुत कम होती है एल्कीन के कंपैरिजन में। ये कह रही है पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ने तुमसे ये कहा है, ठीक, इसकी केमिकल शिफ्ट बहुत बहुत ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। डाइऑक्सिन एक एनएमआर की पीक देता है, पीएमआर बहुत सेंसिटिव होता है सीएमआर से, एसिड्स विल हैव मोर केमिकल शिफ्ट देन अल्कोहल। इसमें से तुम्हें बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है, विच ऑफ देम इज फॉल्स स्टेटमेंट। बता दो भाई क्या करेक्ट आंसर है, किसको लॉक करना है इस बारी। ऑब्वियस सी बात है मैम, हमारी जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या होगी, हमारे पास है ये वाली। सबको पता है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी केमिकल शिफ्ट बहुत ज्यादा होती है, एल्कीन के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा होती है। और मैंने तुम्हें बोला भी था सारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद कर लेना। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि अगर हमारे पास बेंजीन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, और अगर हमारे पास एक एल्कीन है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से मुझे इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताओ क्विकली। चलो भाई शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी से मुझे इनकी वैल्यू बताइए केमिकल शिफ्ट की। क्या वैल्यू होती है इनमें केमिकल शिफ्ट की, जल्दी जल्दी से बेटा आंसर दीजिएगा, आंसर बता दो इनका। यस बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी होगी मैम, 8.5 से 6.5 ppm, ये हमारे पास में इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हो गई। अगर हम एल्कीन की निकालेंगे तो कितनी होगी, एल्कीन की मैम थोड़ी कम होती है, अराउंड 6.5 से 4.5 ppm। तो भाई देख लो तुम खुद ही किसकी ज्यादा केमिकल शिफ्ट है और किसकी कम केमिकल शिफ्ट है। और इस स्टेटमेंट में बिल्कुल उल्टी बात बोली गई थी,
दैट सिंपली मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास एक गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास में करेक्ट वैल्यू आ गई है केमिकल शिफ्ट की, बिल्कुल सही। जो भी बच्चे केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज याद नहीं कर पा रहे हैं बेटा कर लेना, क्योंकि यहां से डायरेक्टली सवाल बनता है आपके एग्जाम में। चलो आगे मूव ऑन करेंगे। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला बता दो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। यस, अल्काइन की लगभग 2 to 3 के आसपास होती है। हाँ जी, तो हमारे पास में गायरोमैग्नेटिक का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एच कट। इसी को 2 पाई एच क्रॉस भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? गायरोमैग्नेटिक रेशियो को मैम गामा से रिप्रेजेंट करा जाता है। गामा का यूज किया जाता है टू डिटरमिन द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी न्यूक्लियाई। टू डिटरमिन द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई की अगर हमें इंटरनल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूज करेंगे। गायरोमैग्नेटिक रेशियो अगर तुम 1H1 के लिए निकालोगे तो 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला आती है उसका आंसर। और अगर यही तुम 13 कार्बन 6 के लिए निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 10.7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, उनकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है, ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। हमें एक मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल निकालने हैं। मैंने बोला था अगली बार सवाल आएगा तुम लोग सॉल्व करोगे। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन है। कितने नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल हमें मिलेंगे? फिर से मैं बता देती हूं, फिर से तुम्हें चेक करना है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। फिर से तुम्हें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स चेक करने हैं। जल्दी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स चेक कर लो और आंसर बता दो। देख लो बेटा ढंग से क्या आंसर होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के जस्ट सामने लगा है, बाकी दोनों में से कोई भी क्लोरीन के सामने नहीं है। यानी ये वाला तो यूनिक हाइड्रोजन है। एक ये सिग्नल तो देगा ही देगा, यूनिक सिग्नल। यानी एक तो पक्का मिल गया हमें, एक सिग्नल इसका मिल गया। बाकी दोनों अलग सिग्नल देंगे, यानी एक से तो ज्यादा ही मिलेगा सिग्नल हमें। तो ये तो ऑप्शन काट दो, एक से तो ज्यादा ही मिलना है। 2, 3, 4 कितने मिलेंगे अब ये बताओ। अब मैम यहां पर तो प्रोटॉन ही 3 है, तो 4 सिग्नल मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये वाला ऑप्शन भी काट दो। इस तरीके से तुम कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो आंसर आएगा 2 या तो आंसर आएगा 3। अब ये तुम लोग बताओगे 2 और 3। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी 3। हमें कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे? 3 के 3 हमें अलग अलग एनएमआर सिग्नल्स दे रहे होंगे। तो नंबर सी। चलो इसी में का एक अगला सवाल है, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो तुम लोग। हमारे पास में है CH3। अरे ये शायद ये वाला तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है बेटा। ये तो सेम सवाल मैंने तुम्हें नोट्स में कराया है। बताओ कितने सिग्नल मिलेंगे, जल्दी जल्दी बता दो। मेरे नोट्स का सवाल है ये एज इट इज, और ये तुमसे PYQ में पूछा था। बताओ जल्दी से आंसर। ये वाले तीनों के तीनों हमें एक एनएमआर सिग्नल देंगे, ये वाले दोनों प्रोटॉन हमें दूसरा एनएमआर सिग्नल देंगे। यानी ओवरऑल मैम हमें 2 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। गॉट इट? याद आया बच्चों? नोट्स में करवाया हुआ था सवाल, कई बार ये सवाल मैं करवा चुकी हूँ। 2 एनएमआर सिग्नल हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। इधर है ब्रोमीन, इधर है हाइड्रोजन, इधर दोनों तरफ है हाइड्रोजन, इधर दोनों तरफ है हाइड्रोजन और इधर दोनों तरफ है हाइड्रोजन। देखो भाई, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक इकलौता हाइड्रोजन है जो ब्रोमीन वाले कार्बन पे लग रहा है। यानी एक सिग्नल तो इंडिविजुअल इसका है ही है, बाकी होगा तुम डिसाइड कर लो क्या होगा। बाकी अगर जो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लोरीन और ब्रोमीन के सिग्नल नहीं आएंगे, तो बेटा इनके सिग्नल नहीं निकाले जाते हैं। हमें सिग्नल निकालने हैं प्रोटॉन के। हमें केवल और केवल केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन सर्च करना है। हम क्लोरीन की स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं PMR यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR में सादा पूरा का पूरा मतलब हमें प्रोटॉन से है, ना क्लोरीन ना ब्रोमीन ना किसी और एटम से। सिर्फ क्लोरीन से मतलब है, सॉरी हाइड्रोजन से मतलब है हमें।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका 3। एक तो यूनिक ये वाला आपका आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे इसके जस्ट पास में ये 2 प्रोटॉन लगे हुए हैं, एक सिग्नल ये दे देगा आपको, सेम वही सिग्नल ये भी देगा, और एक ये हमें इंडिविजुअल सिग्नल देगा। तो हमें ओवरऑल कितने सिग्नल मिले? 3 एनएमआर सिग्नल यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन्स आर, जो इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं, एग्जाम्पल दूं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये वाला एक एग्जाम्पल करवाया था जिसमें ये 2 प्रोटॉन्स थे। अब इन दोनों प्रोटॉन्स को क्या हो रहा था? इन दोनों प्रोटॉन्स को मैम एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही थी, इसी वजह से इन दोनों प्रोटॉन्स को बोला जाता है इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन्स। ऐसे प्रोटॉन को हम बोलते हैं इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन्स। अब तुम स्टेटमेंट पढ़ो कि ये जो इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन है, ये इनमें से क्या स्टेटमेंट सही होगी? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ये जो इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन है, ये केमिकली, मैग्नेटिकली दोनों तरीके से इक्विवेलेंट होते हैं, और ये कभी भी अलग अलग एनएमआर सिग्नल नहीं दिखाते। अगर कोई 2 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी अगर वो इनएनिसोटोपिक हैं, तो हमेशा आपको वो सेम सिग्नल देंगे, क्या केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, दोनों ही सही होंगे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल भी बताओ, कितने सिग्नल्स होंगे यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, ये रहे 2 हाइड्रोजन, और बाकी ये इधर है। अच्छा, 1 हाइड्रोजन ये भी है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो क्या सिग्नल, क्या हमें करेक्ट आंसर रिसीव हो जाएगा? मैम ये देखिए CH3 के बिल्कुल पास में एक सिग्नल लगा हुआ है, तो एक तो हमारे पास इसका सिग्नल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये 2 CH3 के बीच लगा है, दूसरा सिग्नल इसका हो जाएगा, ठीक है। ये वाले 2 प्रोटॉन जो है वो Cl और इसके बीच में है, यानी तीसरा तो इसका हो जाएगा। मिनिमम 3 तो हमें ऐसे ही दिख गए, और ठीक है, बताओ कितने होंगे? 4 से ज्यादा है इसमें, 4 से ज्यादा है। जो बच्चे आंसर बोल रहे हैं 4, नहीं 4 नहीं होंगे, 4 से ज्यादा है भाई। 4 तो मैंने यही दिखा दिए तुम्हें, बाकी तो मैंने दिखाए भी नहीं है। इन CH3 को मैंने काउंट नहीं किया, इनको मैंने काउंट नहीं किया, इसको मैंने काउंट नहीं किया। बताओ बताओ, 4 से ज्यादा होंगे, हिंट दे दिया है मैंने तुमको। तो देखो बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 6। कैसे 6 हुआ मैम? देखिए बच्चा, सबसे पहली बात तो एक जो प्रोटॉन आपको इंडिविजुअल यहाँ पे मिल रहा था, एक सिग्नल ये, दूसरा इंडिविजुअल प्रोटॉन यहाँ पर जो मिल रहा था, एक सिग्नल यूनिक है इसका ये। तीसरा कहाँ मिलेगा मैम? देखिए, एक प्रोटॉन जो हमें यहाँ पर मिल रहा था ये भी यूनिक था, तीसरा सिग्नल इसका मिल गया, ठीक। उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ मैम? ये 2 प्रोटॉन है जिसका एक सिग्नल मिलेगा, यानी चौथा सिग्नल ये दोनों मिथाइल के 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल, यानी 5वां सिग्नल ये। इस वाले मिथाइल के प्रोटॉन का सिग्नल, यानी 6ठा सिग्नल ये। तो ओवरऑल तुम्हें कितने सिग्नल मिलेंगे? 6 एनएमआर सिग्नल्स रिसीव होंगे। तो हर एक प्रकार के प्रोटॉन को तुम्हें देखना है और सभी प्रोटॉन्स को देख के आंसर निकालना है। ये सवाल PYQ है, मैं खुद से नहीं करवा रही हूं। आगे बताओ, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, रहने दो, इसको बताओ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मिथाइल प्रोटॉन। अगर आपके पास में मिथाइल प्रोटॉन है, यानी अगर तुम्हारे पास में CH3 है, तो मुझे बताओ उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए, चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो बेटा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो मिथाइल है तुम्हारा, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? कैसा है ये? प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? व्हाट इज दिस? उसी के हिसाब से आंसर निकालो, बताइएगा। देखा, जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे ही बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा हम तो ये गलती कर रहे हैं, हमने तो ये गलती कर दी जैसे ही मैंने ये हिंट दी। अब वहां पे मैम नहीं होंगी हिंट देने के लिए, इतना समझ लेना, वहां पे मैम नहीं मिलेंगी। 0.9, ठीक है। ये मिथाइल था, मिथाइल यानी प्राइमरी, जिसकी केमिकल शिफ्ट कितनी होती थी? 0.9। तो सी हमारे पास यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स, बेसिक सवाल है एकदम, बताइएगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से भी आप कर सकते हो इसको। तो जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या इंडिकेट करता है मैम? इट इंडिकेट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास में प्रेजेंट है, उसको बताने का काम कौन करता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इन एनएमआर स्पेक्ट्रम द न्यूक्लियाई इन अपफील्ड रेजोनेट एट, अपफील्ड में
यानी अप शील्ड में, यानी कि हमारे पास में शील्डेड केस में ये जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो रेजोनेट किससे करता है, हाई फ्रीक्वेंसी से। यानी अगर अप फील्ड है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, लो होगी, या बेसिकली कांस्टेंट होगी, या डिपेंड ही नहीं करेगी केमिकल शिफ्ट पे। रिलेशन से सवाल आया है सीधा सीधा, हमने ऐसा सवाल किया भी था अभी। यस, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जब जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम में अप फील्ड में देखेंगे तो अप फील्ड में फ्रीक्वेंसी कैसी होती है मैम, ऑब्वियस सी बात है, अप फील्ड में फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारे पास में लो होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियर दैट डजंट गिव एनएमआर सिग्नल, फिर से वैसा ही सेम सवाल, जल्दी जल्दी आंसर दो। करेक्ट आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास में है सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर अराइजेस फ्रॉम। एनएमआर में जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होती है ये किसकी वजह से अराइज होगी, आंसर बताइए। सिग्नल स्प्लिटिंग क्यों होती है एनएमआर में, क्या ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होगी, स्पिन स्पिन डीकपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग, या डी शील्डिंग इफेक्ट। यस, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्पिन स्पिन कपलिंग, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। ये 2011 में पूछा गया सवाल है। इन अ मास स्पेक्ट्रम, मास का सवाल आ गया। देखो एनएमआर के सवाल तुम्हारे यही तक थे, एनएमआर के बाद अब आ चुका है मास। मास के सवालों को सॉल्व करना शुरू करो। मास स्पेक्ट्रम में जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है उसको क्या बोला जाता है, किसी भी मास स्पेक्ट्रम में जो हमारी मोस्ट इंटेंस पीक होती है उस मोस्ट इंटेंस पीक को क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए, बता दो जल्दी से। क्या हम उसको मोलिकुलर आयन पीक बोलेंगे, आइसोटोप पीक, फ्रेगमेंट पीक, या बेस पीक। मैम बच्चे को भी पता है इसका आंसर, तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा जिसने मास पढ़ रखी है। करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज योर बेस पीक। बेस पीक को हम मोस्ट इंटेंस पीक भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 100% होती है, और ये 2011 में तुमसे डायरेक्टली पूछा गया सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मास स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ व्हाट, ये गेट 2008 में पूछा गया सवाल है। जो हमारा मास स्पेक्ट्रम का प्लॉट बनता है, ये इस टाइप का जो प्लॉट होता है, ये प्लॉट किस किस के बीच में बनता है मुझे जरा बता दीजिएगा। गेट का सवाल है ये, और गेट के साथ साथ ये सवाल जीपैट में भी पूछा गया है। गेट जीपैट दोनों में पूछा गया सवाल है ये। बताओ बेटा व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या पीक हाइट और मोलिकुलर वेट के बीच में बनेगा, आयन अबंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इंटेंसिटी एंड मास टू चार्ज। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है वो किस किस के बीच में बनेगा, पहला तो मास टू चार्ज रेशियो, M/Z रेशियो, और आयन अबंडेंस यानी इंटेंसिटी के बीच में जो स्पेक्ट्रम है वो बनता है हमारे पास। अगला सवाल है मास का ही। इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द इनिशियल रिमूवल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मान लो ये X आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देते हैं और ये आयोनाइज हो चुका है। ये पर्टिकुलरली बेसिकली किस चीज में होता है, कौन सा हमारे पास में बनता है, ये फ्रेगमेंट आयन, मेटास्टेबल आयन, मॉलिक्यूलर आयन, या फिर रीअरेंजमेंट आयन। जल्दी जल्दी बता दो बेटा क्या होगा, गेट में पूछा गया सवाल है ये हमें। देखो और एक और चीज मैं बताऊं, मास में मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कभी भी न्यूट्रल स्पीशीज का डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता, हमेशा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयोनिक स्पीशीज का ही डिटर्मिनेशन हम करते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज विल नेवर बी डिटर्मिन्ड, बताया था ना, तो इसीलिए उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ता है हमें। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द मोलिक्यूलर आयन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे मूव ऑन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन रूल, अ मॉलिक्यूल विद एन ऑड मोलिक्यूलर वेट लाइकली कंटेन, अगर किसी मॉलिक्यूल का मोलिक्यूलर वेट ऑड है तो क्या उसमें इवन होंगे नाइट्रोजन एटम, ऑड होंगे नाइट्रोजन एटम, सल्फर एटम तो पॉसिबल सल्फर होगा या हाइड्रोजन एटम होगा। इजी सा सवाल है ये, बहुत इजी। बताइएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा ये। अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल अगर ऑड मोलिकुलर वेट के साथ है तो नाइट्रोजन भी कैसे होगा मैम, ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे, लाइकवाइज होता है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग आयंस बेस्ड ऑन देयर M/Z रेशियो। मास स्पेक्ट्रम में आयंस को उनके M/Z के आधार पर सेपरेट करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, आयन सोर्स, मास एनालाइजर, डिटेक्टर, या वैक्यूम सिस्टम। मास के इंस्ट्रूमेंटेशन से डायरेक्ट सवाल है ये, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मास एनालाइजर। हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए? मास एनालाइजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट मास एनालाइजर का काम ही यही होता है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर मास एनालाइजर नहीं होगा तो विदाउट मास एनालाइजर मास स्पेक्ट्रोमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ही कॉमन इसका बेसिकली पार्ट होता है। अ ब्रॉड वीक पीक at a non-integer MYZ value in a mass spectrum is typically identified as, सबसे ब्रॉड है और बहुत ही वीक है। इस पीक को क्या बोलेंगे? क्या ये बेस पीक है, क्या ये आइसोटोप पीक है, मेटास्टेबल आयन पीक है, या मॉलिक्यूलर आयन पीक है? देखो बेस पीक तो होने से रही, बेस पीक तो हाईली इंटेंस होती है। अब इसका आंसर दे दो मुझे, क्या आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे? आराम से दीजिएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेटास्टेबल आयन पीक। जो मेटास्टेबल आयंस होते हैं उनकी जो हमें पीक मिलती है वो बहुत ही ब्रॉड मिलती है और बहुत ही वीक होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाई वैक्यूम इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर? मास स्पेक्ट्रोमीटर में वैक्यूम का क्या पर्पस होता है? याद करो मेरा वो वाला क्लास जब मैं तुम्हें बताती थी कि मान लो 10,000 मॉलिक्यूल है, 10,000 में से 9,000 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, जो बचे 1,000 मॉलिक्यूल वो कहां जाएंगे? बताओ बताओ कहां जाते थे वो 1,000 मॉलिक्यूल? वहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा टू प्रिवेंट आयंस फ्रॉम कोलाइडिंग विथ गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इनका काफी ज्यादा बिग स्पेस में होता था, ये वैक्यूम काफी ज्यादा हाई होता था। इसका पर्पस मेनली यही था कि आयंस को गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होने से रोका जा सके। ये इसका मेन पर्पस हमारे पास होता था। The fragmentation process in EI यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री that involves the simple cleavage of a single bond, इसको क्या बोलते हैं? इस क्लीवेज को क्या बोलते हैं? क्या ये अल्फा क्लीवेज है, क्या ये रीअरेंजमेंट है, क्या ये साइक्लाइजेशन है, या फिर ये एलिमिनेशन है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा क्लीवेज। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन अ क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर में आयंस आर सेपरेटेड बाय, आयंस को किसके आधार पर सेपरेट किया जाता है? या पढ़ाया था मैंने आपको नोट्स में, याद करिएगा। जब जब क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर होगा वहां पे हम आयंस को किसके आधार पर सेपरेट आउट करते हैं? इसका आंसर दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ passing them through a stable path created by oscillating electric fields। सी जो होगा वो यहाँ पे आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, द रूल ऑफ 13 इज अ मेथड यूज्ड इन अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में रूल ऑफ 13 का आविष्कार क्यों किया गया था? क्यों ये रूल बनाया गया था? डिटरमिन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्या नाइट्रोजन एटम को डिटरमिन करने के लिए ये बनाया था? या टू कैलकुलेट द MYZ ऑफ अ मेटास्टेबल आयन पीक, किसी मेटास्टेबल आयन पीक के MYZ को कैलकुलेट करने के लिए? या प्रपोज अ पॉसिबल मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम द मोलिकुलर आयंस मास, एक मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने के लिए? या फिर एस्टिमेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड रिंग्स, किसी भी मॉलिक्यूल में रिंग और डबल बॉन्ड की संख्या मेजर करने के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास में एक मोलिकुलर आयन का फॉर्मूला बनाने के लिए या किसी भी मोलिकुलर आयन के मास की वजह से या मास के हेल्प से उसका फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने के लिए जिस रूल को बनाया गया था उसको बोलते हैं रूल ऑफ 13। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हमेशा एक मोलिकुलर फॉर्मूला प्रपोज करने के लिए जो रूल आपका बनाया जाता है मास के अंडर, दैट इज योर रूल ऑफ 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। मैंने नोट्स में नहीं करवाया है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, यहां से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सवाल तो कितनी बार कराया है। अ टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर सेपरेट आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ये याद रखना एक प्रकार का मास एनालाइजर है। और मास एनालाइजर किसके बिहाफ पर सेपरेशन करता है? चार्ज के बिहाफ पर, वेलोसिटी, मास, या फिर शेप? यस, मास एनालाइजर है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारे पास में मास के बिहाफ पर इनका सेपरेशन हो जाने वाला है। सी आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। अगला सवाल है, केमिकल आयनाइजेशन इज अ सॉफ्टर आयनाइजेशन मेथड देन EI। जो CI होता है वो EI के कंपैरिजन में सॉफ्ट टेक्निक होती है, और जितनी भी सॉफ्ट टेक्निक होती है उन सभी सॉफ्ट टेक्निक में फ्रेगमेंटेशन काफी कम होता है। अब ऐसा है क्यों? व्हाई दिस इज हैपनिंग? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे
जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इट आयोनाइजेस द सैंपल थ्रू प्रोटॉन ट्रांसफर विच इम्पार्ट्स वेरी वेरी लेस एनर्जी। दैट इज वाई जो आपका केमिकल आयनाइजेशन होगा वो एक सॉफ्टवेयर टेक्निक होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होते हैं, एंड जो आपका हमारे पास में EI होता है यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, इट इज अ हार्डर टेक्निक जहां नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन काफी ज्यादा आपको मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अ मास स्पेक्ट्रोमीटर मस्ट बी एबल टू रिजॉल्व पीक्स एट m by z। देखो यहाँ पे m by z की वैल्यू आपको बहुत सारी दी हुई है। पहले तो 500 दिया हुआ है, उसके बाद m by z आपको दिया है 500.50। व्हाट इज द मिनिमम रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड? रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन डिफरेंस इन मास। रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होगा मास अपॉन डिफरेंस इन मास, यानी R इज इक्वल्स m अपॉन डेल्टा m। सॉल्व करो, आंसर निकालो और बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी बताओ। मास अपॉन डेल्टा m, एक जगह मास की वैल्यू रख दो जो भी m by z है, उसके बाद दोनों को माइनस करके वैल्यू रखो। आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, बस जैसे ही डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000। समझ में आ गया? करेक्ट आंसर कितना होगा मैम? 1000 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो रेजोल्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास अपॉन डिफरेंस इन मास, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 1000। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी नंबर ऑफ रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड्स फॉर अ कंपाउंड विद द फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है बेसिकली कुछ ऐसा, C है सफिक्स में है X, H है सफिक्स में है गामा, N A, O के साथ में E है, X के साथ में F है। मैंने हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स तुम्हें निकालना बताया था जिसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, उसका सीधा फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। सीधे उसका फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा बट इजी है ये सवाल। जल्दी बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, x माइनस वाई बाई टू। ये रहा हमारा x कार्बन, माइनस y यानी गामा है, y मत समझना, दिस इज गामा, प्लस a बाई टू प्लस 1। नेक्स्ट, विच डिटेक्टर वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्ट्रक बाय एन आयन? फेराडे कप, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब दैट इज PMT, या फिर पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा डिटेक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का कास्केड क्रिएट करता है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर which creates a cascade of electrons. Next है in the mass spectrum of 2-pentanone, ठीक है, हमें 2-pentanone का मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है, समझ गई। मेजर फ्रेगमेंट जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो ऑब्जर्व हो रहा है 43 पे। ये प्राइमरीली किस चीज की वजह से आया है? हमें दिया हुआ है 2-pentanone। कुछ इस प्रकार के कंपाउंड आपको दिए होंगे, हाइड्रोजन लगा लेना। 2-pentanone में m by z हाईएस्ट 43 पे मिला है। ये पीक प्राइमरीली किस चीज की वजह से मिला है? क्या मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल है, या लॉस ऑफ वाटर, या अल्फा क्लीवेज, या लॉस ऑफ अ मिथाइल रेडिकल? मेरे नोट्स का सवाल है ये, बस मैंने नोट्स में आपको कुछ इस तरीके से करवाया था। नोट्स में मैंने आपको कुछ इस तरीके से करवाया था, सेम वही आपको ये दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बताओ, बस उसी को मैंने नोट्स में ऐसे बनाया हुआ है। अब तो आ जाना चाहिए। यस, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा मैम? इट वुड बी अ मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। नहीं, ये वाला हमारे पास नहीं होगा, इट वुड बी अ मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। अल्फा क्लीवेज आपका नहीं होगा, इट वुड बी मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव ऑन करेंगे। ओके, कंपाउंड हमें दो फ्रेगमेंट दिए हुए हैं कंपाउंड के। पहला तो दिया हुआ है C19 H19 N पॉजिटिव, दूसरा है C19 H20 O पॉजिटिव। सबसे पहले तो दोनों के m by z निकाल लीजिएगा, दोनों के m by z निकाल लीजिएगा। उसके बाद तुमको क्या निकालना है?
रेजोल्यूशन निकालना है तो सिंपली रेजोल्यूशन का फॉर्मूला रख दो। रेजोल्यूशन आपके पास होता है m अपॉन डेल्टा एम, उसमें से एक का आपको मास बाई चार्ज यहाँ पे रख देना है, उसके बाद दोनों का मास बाई चार्ज डिफरेंस निकाल के यानी दोनों को माइनस करके आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका, क्विकली, और ये सवाल तुम्हारा PYQ है, मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। कैलकुलेट कर लो बेटा, बिना कैलकुलेट किए आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे तुम्हें मास भी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होता है, 19 इंटू मास ऑफ कार्बन, 19 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे प्लस का चार्ज भी लगा हुआ है। जल्दी से बताइए, प्रॉपरली इसको सॉल्व करो बेटा, कॉपी पेन पे, कॉपी पेपर पे, बिना सॉल्व किए क्वेश्चन होगा नहीं आपसे। देखिए भाई क्या करेक्ट आंसर आएगा, घर पे इसको सॉल्व करते रहिएगा, इसको जरूर से एक बार घर पे लगा लेना, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे एक बार PYQ में आ गया है, तो ये सवाल आपका बन सकता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। घर पे जरूर इस सवाल को सॉल्व कर लेना। सबसे पहले तो तुम इसका मास निकालना, फिर आप इसका मास निकालना, दोनों के मास को माइनस करके निकाल लेना डेल्टा एम। रेजोल्यूशन के फॉर्मूले में एक मास की वैल्यू रखना, नीचे अपॉन में इसका जो डेल्टा एम आएगा वो रखना, दोनों को जैसे डिवाइड करोगे कुछ ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा होगा, इसको घर पे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन अननोन कंपाउंड, किसी अननोन कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम है, इंटेंस पीक हमें 57 पे ऑब्जर्व हो रही है। दिस पीक इज वेरी लाइकली, ये पीक किसकी हो सकती है, आपको सिंपली इतना बताना है कि 57 पे जो हमें पीक मिलती है वो किसकी मिलती है। क्या वो मिथाइल कैटायन की मिलती है, या फिर वो हमें इथाइल कैटायन की मिलती है, या फिर वो हमें प्रोपाइल कैटायन की मिलती है, या फिर वो हमें टर्ट ब्यूटाइल कैटायन की मिलेगी, बताइएगा आंसर। तो याद रखना ये वाली चीज हमेशा, जब जब आपको इंटेंस पीक मिल रही है 57 पे, तो ये वाली जो पीक होती है वो हमेशा टर्ट ब्यूटाइल कैटायन पे होगी, इसको अपनी मेमोरी में बसा लो। जब जब तुम्हें M/Z की पीक, बेस पीक 57 पे रिसीव हो रही है, तो ये पीक हमेशा टर्ट ब्यूटाइल कैटायन की ही होगी, याद रख लेना आप इसको। अगला सवाल है, द ऑपरेटिंग प्रेशर इन द आयन सोर्स ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज टिपिकली अराउंड, मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में बहुत क्लियरली बताया था, ये गेट 2005 में पूछा गया सवाल है। अगर किसी बच्चे ने डिटेल में इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा है तो वो तुरंत इस सवाल को बता देगा, नहीं तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। जल्दी जल्दी बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, 10 to the power -5 mmHg, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ अ लॉन्ग चेन अल्कोहल, अगर हमारे पास में लॉन्ग चेन अल्कोहल का मास स्पेक्ट्रम हम निकाल रहे हैं तो मोलिकुलर आयन पीक इज ऑफ्टन बेस पीक, वेरी वीक और एब्सेंट, द ओनली पीक इन द स्पेक्ट्रम, या फिर आर डबलेट। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा बेटा, क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो इसका। हाँ जी, तो इसका जो आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वीक और एब्सेंट, ये प्रेजेंट ही नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यहां से शुरू हो गए तुम्हारे ESR के सवाल। हमने NMR के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमने मास के सवाल कंप्लीट कर लिए, हमने UV खत्म कर लिया है, हमने IR खत्म कर लिया है, फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स ESR। चलो भाई बताओ इनमें से कौन आपको ESR नहीं शो करेगा, नॉट, बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से। फ्री रेडिकल, पैरामैग्नेटिक, ट्रांजिशन या डायामैग्नेटिक। याद रखना हमारे पास में जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, कि भाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होंगे जिनमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जहां के सारे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये दोनों डेफिनेशन याद रखना, पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, डाया में कभी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, और जहां हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है वहां ESR एक्टिव होगा, अदरवाइज कोई ESR एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो एक्यूरेट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कौन नहीं शो करेगा, भाई जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जितने भी डायामैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ESR एक्टिव कैसा हो सकता है। ये जितने भी मटेरियल होंगे ये सारे के सारे आपके ESR इनएक्टिव होंगे। बहुत बेसिक सवाल था ये, बहुत बेसिक, आया भी हुआ है एग्जाम में।
जो बच्चे पैरामैग्नेटिक बोल रहे थे, याद रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ईएसआर एक्टिव होता है। रेडिकल के तो कितने एग्जांपल मैंने करवाए हैं, ईएसआर एक्टिव होगा। ट्रांजिशन मेटल ईएसआर एक्टिव होती हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। Which of the following electromagnetic radiation is used in ESR? बेसिक सवाल, ESR में किस रेडिएशन को यूज करोगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। Which radiation is used in ESR? रेडियो वेव करी जाती है यूज एनएमआर में, आईआर में, इसमें हम यूज कर रहे होंगे माइक्रोवेव्स को, ठीक है। फॉर एन अनबाउंड इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ लैंडे फैक्टर, हमारे पास एक लैंडे फैक्टर होता है जिसको मैंने आपको जी से पढ़ाया था। किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जी की वैल्यू क्या बताई थी? किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जी की वैल्यू क्या बताई थी? और इस जी को बोलते हैं लैंडेज फैक्टर। इस लैंडेज फैक्टर के लिए बता दो जल्दी से, क्या बताई थी मैंने जी की वैल्यू? इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.0023 इन केस इफ यू रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। 0.1 टेस्ला किसके बराबर होता है? बेसिक सवाल है आपका फिर से। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट? 10 गॉस, 100 गॉस, 1000 गॉस, 10,000 गॉस? इट इज इक्वल टू 1000 गॉस। Okay, an adjacent atom of 15 nitrogen can split the spectral lines of electron. अगर 15 नाइट्रोजन के adjacent यानी जस्ट पास में एक हमारे पास में एटम है, ये स्पेक्ट्रल लाइन को कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है? 2, 3, 4 या 5? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा 3। यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, देखो हमारे पास में स्प्लिटिंग कांस्टेंट को ही हम यहाँ ईएसआर में हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। उस हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? गॉस में, टेस्ला पर सेकेंड, गॉस पर एमएम, या नो यूनिट? कोई यूनिट ही नहीं होता। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, गॉस। आगे बढ़ते हैं। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। देखो यहां पर ध्यान रखना, आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन दिए हुए हैं। इन 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरीके से होगी? कितने में स्प्लिटिंग होगी? 2, 3, 5 या 6? जल्दी जल्दी बता दो। 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी? 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं हमारे पास में, सीधा फॉर्मूला लगा दो, जल्दी से आंसर बता दो। एन की वैल्यू 2 समझ लो, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, स्प्लिटिंग कितने में होगी? पीक्स कितनी आएंगी? n+1 होता है ना फॉर्मूला, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2+1 कितना होगा? 3 होगा। 3 आ गया आंसर। अगला सवाल, एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या कुछ भी हो सकता है? बताइएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे। किस तरीके से फ्रीक्वेंसी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट से रिलेट करती है? तो याद रखिएगा, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी का होता है बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज्ड इन ईएसआर, ईएसआर में किसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड? 1,1 डाइफिनाइल 2 पिक्रिल हाइड्राजिल को, या नाइट्रोसोबेंजीन, या टेट्रामिथाइलसिलेन, या डाइफिनाइल हाइड्राजिल? ये शायद मैंने ना करवाया हो, इसको जरूर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। जो तुम्हारी नोट्स वाली कॉपी है, उस नोट्स वाली कॉपी सवाल लेना कि जो हमारा ईएसआर में हम प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल लिया जाता है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में। 1,1 डाइफिनाइल 2 डैश पे हमारा पिक्रिल हाइड्राजिल लगा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सारे बच्चे आप इसको नोट्स में नोट डाउन करिएगा। ओके, अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ पीक स्प्लिटिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमें दिए हैं, यानी यहां पर क्या होगा मैम? यहां पे पास्कल्स ट्रायंगल जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा, और क्योंकि पास्कल्स ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे बता दो पीक्स का क्या होगा यहाँ पे? 3 की वजह से हमें क्या रिसीव होगा? डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, या क्या? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट क्या रिसीव होगा? एन की वैल्यू 3 है।
n की वैल्यू 3 होती है तो हमें क्या रिसीव होता है? जल्दी बता दो भाई, सोच लो एकदम ढंग से, ध्यान से, और फिर आंसर दीजिएगा। जब भी हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी तो n+1 के हिसाब से हमें रिसीव होता है क्वाड्रेट। और क्योंकि हमें यहां से क्या रिसीव होगा, हमें मैम यहां से रिसीव होगा क्वाड्रेट, तो उसी क्वाड्रेट की हमें जो पीक्स रिसीव होंगी वो 1 3 3 1 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पास्कल्स ट्रायंगल फॉलो हो रहा है। पास्कल फॉलो हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम के बारे में बात करते तो पास्कल फॉलो नहीं होता, तो दूसरा होता हमारे पास। क्योंकि हाइड्रोजन दिया था, पास्कल फॉलो होगा। n की वैल्यू 3 थी तो पीक्स आएंगी n+1 के हिसाब से 4, 4 का मतलब हो गया क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब हो गया 1 3 3 1, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये था हमारा सेशन, और इसी के साथ तुम्हारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए। ये 100 क्वेश्चन हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज में कवर अप हो गई है। यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, ईएसआर सब कुछ खत्म हो गया। तो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम थ्योरी भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत डिटेल में कर चुके। अब अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के तुम कमांड कर चुके हो, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हारी प्रिपेयर है, पूरी प्रिपेयर हो चुकी होगी। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगी, वो रिसीव हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।